वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.4 सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनाए जाते हैं ये तो हमने सीख लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी इससे पहले हमने एक्सप्रेशंस बनाए थे पेरीमीटर्स फाइंड करने के लिए, जो अलग अलग रेगुलर फिगर्स हैं उनके साइड्स के टर्म्स में, जैसे रेगुलर हेक्सागन हो गया, रेगुलर पेंटागन हो गया, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो। तो अगर सारे साइड इक्वल होते हैं उसको हम रेगुलर फिगर कहते हैं। तो पेज नंबर 84 पे जो फिगर इट आउट है उसमें इनके एक्सप्रेशंस बनाए थे कि नहीं। चलो एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, जो भी फिगर दी है उसके सारे साइड का सम। जैसे ये रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ हो गई प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये कर दोगे तो आपको पेरीमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसा कि प्रीवियस केस में हमने देखा कि पहली चीज़ क्या हम डिस्क्राइब करेंगे पेरीमीटर हमको कैसे मिलेगा अगर हमको लेंथ और ब्रेथ दी है तो रेक्टेंगल की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सम फाइंड करना पड़ेगा। किसका सम? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है, यही 4 साइड होते हैं, तो सबका सम कर लो। अब देखो लेंथ तो ये बड़ा सा नाम है, इसको हम लेटर नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेंथ के लिए हम लेटर नंबर L ले लेंगे और ब्रेथ के लिए हम B ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से पेरीमीटर को हम P से डिनोट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर की जगह P लिख दिया, लेंथ की जगह L, तो L प्लस B प्लस L प्लस B, ये हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई लेंथ की वैल्यू कोई नंबर ही ना आएगा, ये 5 मीटर 3 सेंटीमीटर, तो कोई नंबर ही आपको मिलेगा। तो एक्सप्रेशन के जो टर्म्स होते हैं उसको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो जैसे L प्लस B प्लस L प्लस B है, तो ये नंबर्स ही हैं बेसिकली, जिनको लेटर नंबर से हमने शो किया है, और प्लस के साइन की वजह से ये 4 अलग अलग टर्म्स हैं। तो टर्म्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, जैसे L और L को हम ऐड कर लें, इसी तरह B और B को ऐड कर लें, तो ऐसा हम कर सकते हैं। हैज़ द अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, तो ऊपर के एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, L और L को एक साथ ले आ दिए, B और B को एक साथ ला दिए, तो L प्लस L यानी 2 ठो L है, 2L का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय L, तो ये हो जाएगा 2L। जैसे 3 प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 ठो 3 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। उसी तरीके से L प्लस L को आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई L, जिसको हम 2L लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दी है। इसी तरीके से B प्लस B यानी 2 मल्टीप्लाई बाई B यानी 2B। तो और शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल L प्लस L की जगह 2L और B प्लस B की जगह 2B, तो 2L प्लस 2B हो गया। नोटिस दैट द इनिशियल एक्सप्रेशन L प्लस B प्लस L प्लस B एंड द फाइनल एक्सप्रेशन 2L प्लस 2B दैट वी गॉट फॉर द पेरीमीटर लुक डिफरेंट। अच्छा, जो इनिशियल एक्सप्रेशन था ये जो ऊपर हमको दिया है और जो फाइनल हम यहाँ पर लेकर आए, देखने में दोनों अलग लग रहा है। ऊपर के एक्सप्रेशन में आपको 2 कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 दिख रहा है हमको, तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं। लेकिन ये दोनों ही जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल है, सिंस द एक्सप्रेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द इनिशियल वन बाई अप्लाइंग द सेम रूल एंड द ऑपरेशन वी डू फॉर नंबर्स, क्योंकि ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ही हमने सॉल्व करके नीचे वाला एक्सप्रेशन बनाया है, और वही सारे रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं जो नंबर्स में सिंपल अप्लाई करते हैं। They are equal in the sense that they both take the same value when later numbers are replaced by the numbers। अब सेम कहने का मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब ये है कि जो लेटर नंबर है ना उसको अगर हम नंबर से रिप्लेस करें तो दोनों केस में हमको वही वैल्यू मिलेगी। चलो एग्जांपल समझते हैं। अगर L हमको 3 दे दिया और B दे दिया 4, तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन था L प्लस B प्लस L प्लस B, इससे क्या वैल्यू आएगी, L की वैल्यू 3 है और B की 4 है, तो 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 14। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ सही नहीं दी है। देखो लेंथ हमेशा बड़ी वाली साइड को कहते हैं, ब्रेथ हमेशा छोटी वाली साइड को कहते हैं, तो लेंथ को बेसिकली 4 रखना चाहिए था, शायद इस पे ध्यान नहीं दिया गया। बट ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। नीचे वाला जो एक्सप्रेशन हमारा बना 2L प्लस 2B, यहाँ से भी देखो क्या वैल्यू आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई L की वैल्यू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ से भी 14 आ रहा है। वी कॉल द एक्सप्रेशन 2L प्लस 2B द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ L प्लस B प्लस L प्लस B। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका, यानी इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाया है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि और सिंपल कर दो और छोटा कर दो। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। एग्जांपल 5, हियर इज अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर सोल्ड इन अ शॉप। तो यहाँ टेबल में आपको ये दिखा रहा है कि कितनी पेंसिल और कितने इरेजर्स को बेचा गया किसी शॉप में। हर एक पेंसिल का जो प्राइस है वो है C और हर एक इरेजर का जो प्राइस है वो है D। फाइंड द टोटल मनी अर्नड बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग दीज 3 डेज। तो इस टेबल को देख के आप बताओ कि शॉपकीपर ने, दुकानदार ने कितना पैसा कमाया होगा इन 3 दिनों में। तो 3 दिनों में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ आपको दी है कि फर्स्ट डे को 5 पेंसिल बेची गई और इरेजर 4 बेचा गया,
हर एक पेंसिल का प्राइस आपको सी दिया है और हर एक इरेजर का प्राइस है डी। इसी तरह सेकेंड डे 3 पेंसिल 6 इरेजर, थर्ड डे 10 पेंसिल 1 इरेजर। तो ये पूरी कहानी है। तो टोटल 3 दिन के अंदर पेंसिल और इरेजर जो बेचा उसने, उससे उसको कितनी कमाई होगी, उसका एक्सप्रेशन आपको बनाना है। लेट अस फर्स्ट फाइंड द मनी अर्नड बाय द सेल ऑफ पेंसिल्स। तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम ये पता करते हैं कि भैया पेंसिल बेच के वो कितना कमाया होगा, इसी तरह से इरेजर बेच के कितना कमाया होगा, फिर दोनों का सम कर देंगे तो टोटल दोनों चीज़ बेच के कितना कमाया होगा ये पता चल जाएगा कि नहीं। द मनी अर्नड बाई सेलिंग पेंसिल ऑन डे 1 इज 5C। अब देखो डे 1 को वो 5 पेंसिल बेच रहा है और एक पेंसिल सी की है, यानी उसकी जो प्राइस है वो सी है। तो एक पेंसिल का प्राइस सी है तो 5 पेंसिल का 5C हो जाएगा कि नहीं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई सी, जिसको हम 5C कह सकते हैं। तो डे 1 को पेंसिल बेच के वो 5C कमाएगा। इसी तरीके से मनी अर्नड बाई सेलिंग द पेंसिल ऑन डे 2 इज, डे 2 को वो 3 पेंसिल बेच रहा है, एक पेंसिल सी की बिकेगी तो 3 पेंसिल 3C की बिकेगी, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई सी, तो ये 3C हो गया। थर्ड डे का क्या हो जाएगा, 10 पेंसिल बेच रहा है तो 10C का पेंसिल वो बेचेगा, यानी इतना उसको पैसा मिलेगा बेच के। द टोटल मनी अर्नड बाय द सेल ऑफ पेंसिल इज, अब तीनों दिन का मिला के बताओ पेंसिल बेच को उसको कितना पैसा मिलेगा। पहले दिन 5C मिलेगा, दूसरे दिन 3C और तीसरे दिन 10C मिलेगा। तो सबको ऐड कर दोगे तो पेंसिल बेच के टोटल 3 दिन में इतना पैसा उसको मिलेगा। कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ जो हमारा एक्सप्रेशन बना इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, क्या इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टर्म्स को और कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तीनों टर्म के अंदर आप देख सकते हो C है, तो तीनों की जो नंबर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझो, आपके पास 5 एप्पल्स हैं, आपने कहा मेरे पास 5 एप्पल्स हैं और 3 एप्पल और रखा हुआ है मैंने, तो टोटल मेरे पास कितने एप्पल होंगे। चलो नंबर ऑफ एप्पल को अगर हम A से डिनोट कर देते हैं, तो आपने कहा कि मेरे पास 5 एप्पल्स है यानी 5A हो गया, और 3 एप्पल और है यानी 3A और हो गया। तो टोटल कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो। तो मेरे पास 5 एप्पल हैं और 3 एप्पल और है, तो टोटल कितने एप्पल हो गए, 8 एप्पल हो गए कि नहीं। यानी सिंपल जितने एप्पल हैं सबको ऐड कर दिया आपने, तो 5 + 3 आपका 8 हो गया, 8A हो गया। यानी सेम चीज़ की बात हो रही है तो उसको ऐड करके टोटल बता सकते हैं। मेरे पास 7 मैंगोज थे, मैं दुकान से 3 मैंगो और लेके आ गया, तो अब मेरे पास टोटल कितने मैंगो हो गए, तो सिंपल ऐड कर दो, 7 + 3 10 मैंगो हो जाएंगे कि नहीं। तो सेम चीज़ को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट चीज़ है तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास 3 पेंसिल्स है और 5 एप्पल है, टोटल कितना हुआ, तो आप कहोगे टोटल कैसे करें, दो अलग अलग चीज़ है, 3 पेंसिल है 5 एप्पल है, इसका टोटल कैसे करोगे। कोई फाइनल वैल्यू आप नहीं लिख सकते, आप 3 + 5 8 नहीं कर सकते, क्योंकि पेंसिल और एप्पल को जोड़ के कोई फाइनल वैल्यू आप नहीं बता सकते। अगर दोनों ही चीज़ पेंसिल होती कि भाई 3 पेंसिल है और 5 पेंसिल और है, तो टोटल कह सकते हैं हाँ 8 पेंसिल्स हैं हमारे पास। या दोनों ही चीज़ एप्पल्स होती कि भाई मेरे पास 3 एप्पल है और 5 एप्पल और हैं, तो टोटल मेरे पास 8 एप्पल्स हो गए। लेकिन 3 पेंसिल्स हैं 5 एप्पल हैं, तो इसका टोटल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। हम अलग ही अलग बताएंगे कि भैया मेरे पास 3 पेंसिल और 5 एप्पल है, बस यही। यानी ये जो है वो ऐसे ही रहेगा, फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो एक तरीका तो ये है, यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 5C + 3C + 10C, तो 5 + 3 8, 8 + 10 18 हो जाएगा। तो हम इसको 18C कह सकते हैं, क्योंकि तीनों में वही लेटर नंबर है यानी C है। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप ये देखो कि C है क्या, एक पेंसिल कितने की बिकी। हमको एक्सप्रेशन बनाना है कि पेंसिल बेच के टोटल 3 दिन में वो कितना कमा लेगा। तो टोटल 3 दिन में कितना पेंसिल बेचा ये तो देखो पहले, 5 3 10, यानी टोटल 3 दिन के अंदर उसने 18 पेंसिल्स बेची। एक पेंसिल C की है तो 18 पेंसिल 18C की होगी कि नहीं। तो यही चीज़ तो यहाँ भी मैंने निकाली थी। तो दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि यहाँ पर सिंपल हम ऐड कर देंगे, क्योंकि तीनों टर्म्स के अंदर वही लेटर नंबर आ रहा है, सेम लेटर नंबर C आ रहा है। द एक्सप्रेशन मीन्स, अब जो एक्सप्रेशन है उसका मतलब क्या है कि 5 times C is added to 3 times C added to 10 times C. So in total the letter number C is added 5 + 3 + 8 times. This is what we have seen as distributive property of numbers. Distributive property में क्या देखा था हमने, जैसे मान लो A × B लिखा है प्लस A × C है, तो दोनों में A आ रहा है तो A को हम बाहर कर सकते हैं ब्रैकेट में B + C। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, जैसे आपका लिखा है 5C मतलब 5 × C प्लस 3C, 3C का मतलब 3 × C प्लस 10C, 10C का मतलब 10 × C। तो तीनों में C आ रहा है तो C को हमने बाहर कर लिया, 5 + 3 + 10 हो गया।
तो ये सब अंदर ब्रैकेट वाले को ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 18c मल्टीप्लाई बाय 18, ये क्या हो जाएगा 18c हो जाएगा, क्योंकि नंबर को हम पहले लिखते हैं, लेटर नंबर बाद में आता है, तो 18 और c मल्टीप्लाई होगा तो 18c हो जाएगा। यहाँ से भी आप ऐसे समझ सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी कि ऐसे दिया हुआ है, इसको हम ऐसे करके फाइनली ये लिख सकते हैं। अगर c है 50 रुपीज़ तो टोटल वो कितना पैसा कमाएगा पेंसिल बेच के, ये आप बता दो। तो यही जो हमारा एक्सप्रेशन बना है, इसमें c की जगह 50 रुपीज़ रख दो, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 18 5 90 यानी 900 रुपीज़, 900 पेंसिल बेच के वो 900 रुपये कमा लेगा। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्नड बाई सेलिंग इरेजर्स, देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब इसी तरह से इरेजर्स बेच के वो कितना पैसा कमाएगा, इसके लिए आप एक्सप्रेशन बनाओ। तो यहाँ टेबल में देखो, पहले दिन वो 5 इरेजर्स बेच रहा है, एक इरेजर बेच के उसको D रुपये मिलेगा, तो 4 इरेजर बेच के 4D मिलेगा। सेकेंड डे 6D मिलेगा, थर्ड डे 1D, और 1D को हम बेसिकली अगर 1 किसी लेटर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको हटा सकते हैं, सिंपल आप D लिख दो। D का मतलब ही ये है कि एक ठो D है, यानी 1D, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई D, इसको आप 1D लिख सकते हो, इसको 1 हटा के सिंपल D लिख सकते हो। D का मतलब ही ये है कि एक ठो D है। अब टोटल तीनों दिन का मिलाकर कितने का इरेजर बेचा गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 4D प्लस 6D प्लस D, तो 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, यानी 11D, तो आ जाएगा 11D। द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मनी अर्न बाई सेलिंग पेंसिल्स एंड इरेजर ड्यूरिंग दीज 3 डेज, तो टोटल मनी जो अर्न होगा पेंसिल्स और इरेजर बेच के इन पूरे 3 दिनों का, उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पेंसिल बेच के 18C, इरेजर बेच के 11D, दोनों का टोटल करना है तो ऐड कर दो, जितने की पेंसिल बेची जितने का इरेजर बेचा दोनों का सम कर दोगे तो टोटल कितने का सामान बेचा ये आ जाएगा। अब क्या ये जो एक्सप्रेशन है 18C प्लस 11D, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। अब यहाँ देखो C है और इधर D है, मतलब दोनों अलग अलग लेटर नंबर्स हैं, तो दो अलग अलग चीज़ों को आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे पेंसिल और एप्पल वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं और 5 एप्पल्स हैं तो इसका टोटल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग चीज़ है। सेम चीज़ है तो कंबाइन करके हम टोटल बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ हमारे पास इतनी है। अगर दोनों अलग अलग चीज़ है तो अलग अलग ही बताएंगे कि पेंसिल इतनी है, इरेजर इतना है। तो यहाँ पर दो अलग अलग लेटर नंबर्स आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको सिंपल ऐड नहीं कर सकते, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। देयर इज नो वे ऑफ फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन एज इट कंटेन्स डिफरेंट लेटर नंबर्स, इट इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो बना ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इन दिस प्रॉब्लम वी सॉ एक्सप्रेशन 5C प्लस 3C प्लस 10C गेटिंग सिंप्लीफाइड टू द एक्सप्रेशन 18C। अब इसी प्रॉब्लम हमने देखा था कि 5C प्लस 3C प्लस 10C, इसको हम 18C लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों टर्म के अंदर सेम लेटर नंबर आ रहा था जो कि है C। तो सेम लेटर नंबर आ रहा है तो टर्म्स को हम ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चेक दैट बोथ एक्सप्रेशंस टेक द सेम वैल्यू व्हेन C इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट नंबर्स। अब चेक करो दोनों ही जो एक्सप्रेशन है, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन है, क्या दोनों सेम वैल्यू देगा? अगर C को हम अलग अलग नंबर से रिप्लेस कर दें तो, अगर C को हम ₹2 रख देते हैं तो क्या होगा, 5C प्लस 3C प्लस 10C क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ से आ जाएगा ₹36। अब 18C से वैल्यू निकालो, 18C का मतलब 18 मल्टीप्लाई बाई C की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से भी आ जाएगा 18 2 ज़ा 36। तो देखो सेम वैल्यू आ रही कि नहीं। इसी तरह से C की अलग अलग वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हो, यानी इसको वेरीफाई कर सकते हो कि दोनों जो एक्सप्रेशन है वो सेम वैल्यू दे रहे हैं। एग्जाम्पल 6, अ बिग रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर रेक्टेंगल्स एज शोन, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। अब देखो एक बड़ा सा रेक्टेंगल था, उसको स्प्लिट कर दिया गया, यहाँ से ऐसे बीच से एक लाइन ड्रॉ करके इसको 2 रेक्टेंगल्स के अंदर बांट दिया गया। आपको जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, यानी ये जो पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसके एरिया के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप? 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि दोनों रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकालो फिर सम कर दो, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा। कैसे निकालोगे, चलो साइड में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। अगर इस वाले रेक्टेंगल की बात कर लें तो इसकी लेंथ है 4 और ब्रेथ है V, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय V आ जाएगा 4V। अब इस दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। इसका एक साइड है 3 और दूसरा साइड क्या है, ये वाला है, और यही आपको वैल्यू दी है V, तो ये हो जाएगा 3V। टोटल बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो 4V प्लस 3V कर दो तो आ जाएगा 7V। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखो आपको दिया है
Another way of seeing the distributive property, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये पूरा जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसको एक ही कंसीडर करो, तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक की क्या वैल्यू है? कहोगे 4 + 3, और इसकी ब्रेथ क्या है? v है, तो लेंथ यानी 4 + 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ यानी v। अब वैसे तो 4 + 3 आपका 7 हो जाता है, 7 मल्टीप्लाई बाई v 7v आ जाएगा, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाएं तो वो क्या कहती है? v एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो v और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4v हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन तो प्लस का साइन, v और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3v हो जाएगा, यहाँ से 7v आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर लो तो बड़े वाले का मिल जाएगा, नहीं तो बड़े वाले रेक्टेंगल को डायरेक्ट ही आप देख सकते हो। उसकी लेंथ 2 पार्ट में कर दी गई तो दोनों पार्ट का सिंपल हमने सम कर दिया, 4 + 3, और ब्रेथ तो वैसे ही है, ब्रेथ में तो कोई चेंज नहीं किया गया था, तो वो v रही, तो ऐसे भी निकल जाएगा एरिया। तो यही बात यहाँ लिखी है कि दो जो स्मॉलर रेक्टेंगल्स हैं उनमें से एक का एरिया 4v स्क्वायर यूनिट्स और दूसरे का 3v स्क्वायर यूनिट्स, तो बिगर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्टली हम जो साइड लेंथ है उसका यूज़ कर लें, यानी v, और ये जो पूरा है यानी बड़े वाले रेक्टेंगल को डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक साइड है v, दूसरा है 4 + 3, इसको मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लो। दूसरा क्या है? बाई एडिंग द एरियाज ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स। तो ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। द फर्स्ट वे गिव्स यू 7v एंड द सेकेंड वे गिव्स यू 4v + 3v। वी नो दैट दे आर इक्वल, हम जानते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी 4v + 3v एक्चुअली 7v ही होगा ये, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल। तो 7v क्या है? बड़े वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका एक्सप्रेशन है। अब नीचे जो दिया है उसके हिसाब से बात करें तो बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसको स्प्लिट किया जा रहा है 2 छोटे रेक्टेंगल्स के अंदर, जैसे कि नीचे आपको दिया है। राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEFD। तो ये नीचे आपको जो दिया है इसमें आपको AEFD इसका एरिया निकालना है। अब इस केस में भी जो एरिया है रेक्टेंगल AEFD का उसको हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली जो साइड लेंथ आपको दी है n और 12 - 4, एक साइड तो आपको ये n दी हुई है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ये बताओ। देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक आपको 12 दिया हुआ है और ये आपको 4 दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 4 होगा। तो 12 में से अगर 4 माइनस कर दें तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता चल जाएगी, और हमको तो बस यही वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो बस हमको ये येलो वाला जो मैंने बनाया है बस उतना ही हमको लेंथ चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी? 12 - 4। तो एक साइड है 12 - 4 और दूसरा है n। एरिया के लिए हम क्या करेंगे? 12 - 4 यानी 8, तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई n, तो 8n आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? सब्सट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स EBCF फ्रॉम दैट ऑफ ABCD। देखो हमको इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है ना, तो हम एक काम करें, ये पूरा जो रेक्टेंगल हमको दिख रहा है इसका एरिया निकाल लें, यानी ABCD वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया बता सकते हो आप? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपको 12 दी है और ये वाला साइड आपको n दिया है, तो ABCD जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई n यानी 12n। अब इसमें से ये वाला जो एरिया है इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा। तो अब इसका एरिया हमको निकालना है। इसकी एक साइड आपको 4 दी है और दूसरा तो ये वाला है ही है, आपको n दिया है, तो एरिया हो जाएगा 4n। तो 12n - 4n कर दोगे तो आ जाएगा 8n। अब यहाँ पर आप देखो 12n - 4n सेम टर्म्स का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों में सेम लेटर नंबर्स है, दोनों में ही n आ रहा है ना, तो सिंपल उनके नंबर का सब्सट्रैक्शन हम कर लेंगे। यानी पहले वाले मेथड से हमने 8n वैल्यू निकाली थी कि नहीं, इसका एरिया 8n निकाला था, तो यहाँ 12n - 4n करेंगे तो यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी 8n। इसका मतलब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर है उसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि लेटर नंबर दोनों में सेम है, दोनों में ही n है। यानी ऐसे टर्म्स जिनमें सेम लेटर नंबर हो उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके हम फर्दर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 12n - 4n करके 8n हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में लेटर नंबर सेम है। तो यही बात यहाँ लिखी कि पहले मेथड से आपको मिलेगा 8n, दूसरे वाले मेथड से आपको मिलेगा 12n - 4n। अब दोनों तरीके से हमने AEFD वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी, यानी 12n - 4n ये इक्वल होगा 8n के। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD। सेट्स ऑफ टर्म्स सच एज 5c, c, 10c और 12n - 4n दैट इन्वॉल्व द सेम लेटर नंबर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। तो ऐसे टर्म्स जिनमें सेम लेटर नंबर हो उसको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे 5c के अंदर भी c है, c के अंदर भी c है, 10c के अंदर भी c है, तो इन तीनों के अंदर सेम लेटर नंबर है, मतलब ये तीनों लाइक टर्म्स हुए। इसी तरीके से 12n और -4n दोनों के अंदर ही सेम लेटर नंबर n है,
तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हुए। सेट्स ऑफ टर्म्स सच एज 18C और 11D, इनको हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स एज दे हैव डिफरेंट लेटर नंबर्स। तो ये अनलाइक टर्म्स है क्योंकि 18C के अंदर C है और 11D के अंदर D है, अलग अलग लेटर नंबर्स हैं। तो जिन टर्म्स के अंदर सेम लेटर नंबर्स होगा उसको हम लाइक टर्म्स कहेंगे, और ऐसे टर्म्स जिनके अंदर डिफरेंट लेटर नंबर्स होंगे उनको अनलाइक टर्म्स कहेंगे। एज वी हैव सीन द लाइक टर्म्स कैन बी एडेड टुगेदर एंड सिंप्लीफाइड इनटू अ सिंगल टर्म। और जैसा कि हमने देखा जो लाइक टर्म्स हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, और सिर्फ ऐड ही नहीं सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई करके उसको सिंगल टर्म बना सकते हैं। जैसे 5C, C और 10C को ऐड करके हम 16C बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।